अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट किया ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड डिज़ाइन MGT 504। उसके हम लेक्चर नंबर 1 को देखेंगे, जिसमें आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ना है किसका, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड डिज़ाइन का। ठीक है। अच्छा, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। वीडियो को भी लाइक किया करें। अगर आप लेक्चर ले लेते हैं तो लाइक करना तो बनता है ना। ठीक है, और इसको शेयर भी कर दें MGT ग्रुप में। लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, लेकिन चीज़ें बड़ी मज़े की हैं इसमें। जो आपको बेसिक चीज़ें हैं, यहाँ पर स्टार्टअप है आपका, तो बहुत अच्छे से समझाई जाएंगी। क्विज़ भी बताए जाएंगे और क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे। तो वीडियो को जो है वो अपने एंड तक देखना, स्किप नहीं करना। और फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो या कोई और आपके कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने पॉइंट पे। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड डिज़ाइन की। कि सबसे पहले समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी क्या होती है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी सिर्फ फैक्ट्स का कलेक्शन नहीं होती, बल्कि सोचने का एक तरीका है। इसका मतलब है कि ये हमें ऑर्गेनाइजेशंस को डीपली समझाने और एनालाइज करने का तरीका देती है। रिसर्च का मेन गोल सिर्फ फैक्ट्स देना नहीं होता, बल्कि पैटर्न्स और इंसाइट्स देना होता है। यानी हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस काम कैसे करती हैं, उनमें क्या कॉमन चीज़ें होती हैं और उनको बेटर कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है। तो गाइज, इसमें अपने एक क्विज बनता है। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी इज़ नॉट अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट, इट इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये क्विज बनेगा। और ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी इज़ अ वे टू सी एंड एनालाइज ऑर्गेनाइजेशंस मोर एक्यूरेटली एंड डीपली देन वन अदरवाइज कुड। ये आपकी डेफिनेशन है, ये याद रखना है। ठीक है। इसके बाद हम हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी पे आ जाते हैं। देखिए, टाइम के साथ साथ सोसाइटी चेंज होती रही, और इसी के साथ साथ जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस का डिज़ाइन और मैनेजमेंट भी चेंज होता गया। मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी का स्टार्ट जब हुआ था, वो 19th सेंचुरी के एंड और 20th सेंचुरी के स्टार्ट में हुआ था। उस टाइम पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी, फैक्ट्रीज बन रही थी, मशीन्स आ रही थी, और काम बहुत लार्ज स्केल पर होने लगा था। पहले जो है वो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती थी, लेकिन अब जो है वर्कर्स की तादाद जो है ज़ाहिर बात है ज़्यादा हो गई हैं, प्रोडक्शन का स्केल बहुत बड़ा हो गया है। इसी वजह से एक नया सवाल ये पैदा हुआ कि इतने ज़्यादा लोगों और काम को एफिशिएंट तरीके से मैनेज कैसे करें। ठीक है। फिर इस प्रॉब्लम को सलूशन देने के लिए एक अप्रोच आई, जिसे हम क्लासिकल मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव कहते हैं। इस अप्रोच का क्या काम था? ऑर्गेनाइजेशन को मशीन की तरह एफिशिएंट बनाना, यानी ऑर्गेनाइजेशन को एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह चलाना चाहिए, जहां हर चीज़ प्रॉपर सिस्टम से हो, डिसिप्लिन हो, क्लियर स्ट्रक्चर हो। इसी पीरियड में हायरार्की और ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था। हायरार्की का मतलब क्या है? यानी क्लियर चेन ऑफ कमांड, बॉस से वर्कर तक का क्लियर अथॉरिटी सिस्टम हायरार्की कहलाता है। और ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है? रूल्स और प्रोसीजर्स फॉलो करना, जैसे कि हर काम सिस्टम के मुताबिक करना, ब्यूरोक्रेसी कहलाता है। आज भी मॉडर्न मैनेजमेंट का बहुत सा हिस्सा इसी थ्योरी पर बेस्ड है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपने जो है वो इसमें से क्लासिकल पर्सपेक्टिव की डेफिनेशन याद रखनी है। ठीक है। अब जो है वो क्लासिकल पर्सपेक्टिव के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स को भी हम पढ़ेंगे आगे, साइंटिफिक मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स को। ठीक है। सबसे पहले हम साइंटिफिक मैनेजमेंट को देखेंगे। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फाउंडर थे, वो उनका नाम था फ्रेडरिक विंसलो टेलर। उसका मेन जो आइडिया था टेलर का, वो ये था कि ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन गेस से नहीं, बल्कि साइंस और रिसर्च से होने चाहिए। टेलर ये भी कहता था कि हर जॉब को पहले स्टडी कर लो, मैयर करो और बेस्ट तरीका डिस्कवर करो, और फिर जो है वो उस बेस्ट तरीके को स्टैंडर्ड प्रोसीजर बना दो। ठीक है। टेलर ने कुछ स्टेप्स बताए कि मैनेजर्स को क्या करना चाहिए। टेलर के मुताबिक मैनेजर्स को जो काम करने चाहिए, उनमें से एक ये कि हर जॉब को पहले बेस्ट मेथड डिज़ाइन कर लें। ठीक है, हर जॉब का। फिर जो है वो राइट स्किल्स वाले वर्कर्स हायर करें, फिर वर्कर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दें, फिर वर्क को केयरफुली प्लान करें, और वर्कर्स को एक्स्ट्रा सैलरी इंसेंटिव्स दें ताकि वो ज़्यादा काम करें। ठीक है। टेलर ने अपनी थ्योरी को बेथलेहम स्टील प्लांट 1898 में टेस्ट किया। वर्कर्स रेल कार से आयरन अनलोड करते थे। नॉर्मल प्रोडक्टिविटी क्या थी इसमें कि एक वर्कर 12.5 टन्स पर डे लोड करता था। टेलर ने जो है वो उसकी मूवमेंट्स को स्टडी किया, फिर टूल्स इंप्रूव किए, फिर वर्क का सीक्वेंस चेंज किया। फिर उसका रिजल्ट क्या आया? एक वर्कर को अब जो है वो 47.5 टन्स पर डे लोड कर सकता था। ठीक है। सैलरी भी जो है वो इंक्रीज़ हुई इस तरह। पहले जो वेज थी वो 1.15 पर डे डॉलर थी,
देन जो है वो जब उसने इन चीज़ों को इम्प्रूव किया तो फिर न्यू वेज जो बनी वो $1.85 पर डे बनी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्रोडक्टिविटी ओवरनाइट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी इस तरीके से। ठीक है, टेलर की थिंकिंग ने जो है वो इम्पैक्ट दिया, वो क्या था कि मैनेजमेंट का रोल क्या है, मैनेजर्स सोचें और प्लान करें, वर्कर्स सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। यानी फोकस था स्टेबिलिटी, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी पर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने साइंटिफिक मैनेजमेंट पे एक चीज़ याद रखनी है कि इसके फाउंडर का नाम क्या था। ठीक है, फ्रेडरिक विंसलो टेलर नाम था। दूसरा, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के अबाउट जो चीज़ें लिखी येलो हाईलाइट के, ये याद रखना है। बेथलेम स्टील कब उन्होंने प्लांट दिया था, 1898 में किया था, टेलर ने दिया था। और इसकी पहले कितनी वेज थी, बाद में कितनी वेज बनी, कितने टन जो है वो लोड होता था, ये सारी ये एज अ क्विज याद रखनी, नीचे वाली चीज़ें। ठीक है, देन हम आगे आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स पर। साइंटिफिक मैनेजमेंट शॉप फ्लोर पर फोकस करती थी। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थी वो क्या थी, शॉप फ्लोर पर फोकस करती थी। लेकिन हेनरी ने पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर फोकस किया। उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे, उनमें से 2 फेमस प्रिंसिपल्स निकले। एक यूनिटी ऑफ कमांड, दूसरा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है कि हर एम्प्लॉय सिर्फ एक बॉस से ऑर्डर ले। ठीक है, दूसरा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है कि सिमिलर एक्टिविटीज़ को एक मैनेजर के अंडर रख दिया जाए। यानी हेनरी का जो बिलीफ था, हेनरी फेयल, उनका जो बिलीव था कि ये प्रिंसिपल्स हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई हो सकते हैं। क्लियर। इसके बाद जो है वो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन भी थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स ने ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जिसमें क्लियर अथॉरिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्रॉपर रिकॉर्ड होता है उसमें, और रूल्स और प्रोसीजर्स इसमें जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं, और ये सब के लिए जो है वो सेम रूल्स होते हैं। ठीक है, अब जो आजकल ब्यूरोक्रेसी का वर्ड है वो नेगेटिव लगता है। ठीक है, लेकिन इंडस्ट्रियल एज में ये बहुत सक्सेसफुल था तब। इससे ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल हुई, ऑर्गेनाइज्ड हुई, और प्रोडक्टिविटी भी जो है वो इसमें इंक्रीज हुई थी। सो एक चीज़ याद रखिएगा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्क को साइंटिफिक तरीके से इम्प्रूव करती है, और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल जो है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली डिज़ाइन करने को एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स कहते हैं। तो इन दोनों अप्रोचेस ने मॉडर्न मैनेजमेंट की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाई थी। तो स्टूडेंट्स आपने इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स में अबाउट जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट फोकस जो था किस पे था, टेक्निकल कोर ऑन वर्क परफॉर्म्ड ऑन द शॉप फ्लोर, और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स लुक्ड एट द डिज़ाइन एंड फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज होल। ये इन दोनों का छोटा सा एक डिफरेंस है, ये याद रखना है आपने, क्योंकि वो आपसे 2 नंबर का जो 3 नंबर का सवाल होता है उसमें पूछ सकते हैं। दूसरा जो है, हेनरी ने कितने प्रिंसिपल्स दिए थे, 14 दिए थे। ठीक है, तो ये क्विज बन सकता है आपका, और उसमें से कितने फेमस हुए थे, जो दो इसके वो 2 जो फेमस होते, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये क्विज भी और शॉर्ट के हिसाब से भी याद रखिए। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स के बारे में, जो ये इन पर्टिकुलर जो है वो कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस, ये वाला भी आपने जो है इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, इसके बाद हम आगे जाते हैं। अब हम देखेंगे हॉथॉर्न स्टडीज़। हॉथॉर्न स्टडीज़ जो है वो मैनेजमेंट हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है ये। ठीक है, शुरू में जब साइंटिफिक मैनेजमेंट आई थी तो फोकस सिर्फ मशीन्स, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी पर था। वर्कर्स को सिर्फ काम करने वाली मशीन समझा जाता था, लेकिन फिर एक रिसर्च हुई जिसने मैनेजमेंट की सोच ही बदल दी। ठीक है, हॉथॉर्न स्टडीज़ जो है वो कहाँ और क्या हुआ था इसमें, शिकागो की एक इलेक्ट्रिक कंपनी में एक्सपेरिमेंट्स हुए। इन एक्सपेरिमेंट्स को कहा जाता है हॉथॉर्न स्टडीज़। रिसर्चर्स ने ये स्टडी की कि वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी किस चीज़ से इम्प्रूव होती है। ठीक है, रिसर्च का रिजल्ट जो है वो बहुत सरप्राइजिंग निकला इसमें। उन्होंने ये डिस्कवर किया कि जब एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा बिहेवियर किया जाता है, जब उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है, जब उनको फील होता है कि उनकी केयर की जा रही है, तो उनकी मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाती है। यानी प्रोडक्टिविटी सिर्फ मनी से नहीं, मशीन से नहीं, बल्कि ह्यूमन ट्रीटमेंट से भी इम्प्रूव होती है। इस इफ़ेक्ट को अक्सर हॉथॉर्न इफ़ेक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन स्टडीज़ के बाद मैनेजमेंट में एक रेवोल्यूशन आ गया, बदलाव आ गया कि अब फोकस सिर्फ मशीन्स पर नहीं रहा, बल्कि वर्कर्स की फीलिंग्स, मोटिवेशन, लीडरशिप, टीम वर्क, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों पर रिसर्च शुरू हो गई। इसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच भी कहते हैं। यानी अब वर्कर्स को इंसान समझा गया, मशीन नहीं। ठीक है, लेकिन क्लासिकल सिस्टम जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। हॉथॉर्न स्टडीज़ के बाद न्यू आइडियाज़ आए, लेकिन हायरार्की और ब्यूरोक्रेसी ख़त्म नहीं हुई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो सिस्टम था, हायरार्की, रूल्स, ब्यूरोक्रेसी, ये सिस्टम 1970 से लेकर 1980s तक मेन अप्रोच रहा है इनका, और ऑनेस्टली ये सिस्टम काफ़ी टाइम तक सक्सेसफुल भी रहा है। ठीक है, तो गाइज स्टूडेंट्स आपने जो है
इसमें ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इसमें चीज़ें आएंगी इस पॉइंट में हॉथॉर्न स्टडीज़ में। पहले जो मैं आपको बताती जाऊँ कि आपने याद रखना है हॉथॉर्न स्टडीज़ के बारे में कि ये क्या काम करती है, इसमें क्या चीज़ें होती हैं, और जो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे कहाँ पर हुए थे, शिकागो इलेक्ट्रिक कंपनी में हुए थे। फिर स्टूडेंट्स 1980s के बाद मैनेजमेंट में आने वाली कुछ बिग चेंजेस हुई। देखिए 1980s जो था वो कंपटीशन का ज़माना था। 1970s तक जो ब्यूरोक्रेटिक और ट्रेडिशनल सिस्टम था वो काफ़ी सक्सेसफुल था, लेकिन 1980s में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी? ग्लोबल कंपटीशन था। यानी अब कंपनी सिर्फ अपने कंट्री में compete नहीं करती थी, बल्कि पूरी दुनिया से कंपटीशन शुरू हो गया था। ठीक है। नॉर्थ अमेरिकन कंपनीज का भी प्रॉब्लम यही था कि अमेरिका की बहुत सी कंपनीज का सिस्टम बहुत हैवी और स्लो हो गया था। उनके पास बहुत ज़्यादा मैनेजर्स, बहुत ज़्यादा स्टाफ, बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, यानी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ब्लॉटेड हो गई थी। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ज़ीरॉक्स कंपनी ने डिस्कवर किया कि अमेरिका में एक डायरेक्ट वर्कर के लिए 1.3 ओवरहेड वर्कर्स थे, लेकिन जापान में उनकी एफिलिएट कंपनी सिर्फ 0.6 ओवरहेड वर्कर्स यूज़ करती थी। यानी जो अमेरिका की जो कंपनी थी ना, उसी की एक जो एफिलिएटेड कंपनी थी वो जापान में भी थी, जबकि अमेरिका में वही कंपनी 1.3 ओवरहेड वर्कर्स थे उसमें, जबकि जापान में जो है वो 0.6 ओवरहेड वर्कर्स जो है वहाँ पर यूज़ हो रहे थे। तो मतलब जापानीज़ कंपनी ज़्यादा एफिशिएंट थी। ये अमेरिका के लिए एक जो है वो वेकअप कॉल था। ठीक है। इस कंपटीशन की वजह से कंपनीज को टफ डिसीजन लेने पड़े। AT&T ने 1980s में 30,000 मैनेजर्स फायर किए। ठीक है। और शेवरॉन एंड गुल्फ ने 18,000 एम्प्लॉयज़ डिसमिस किए, यानी फायर किए। यानी कंपनीज को लीन और एफिशिएंट बनना पड़ा। तो 1980s के बाद कंपनीज की थिंकिंग चेंज हो गई। अब ऑर्गेनाइजेशन पर जो है वो फोकस करने लगे, यानी लीन स्टाफ जिसमें कम लोग ज़्यादा काम हो, फ्लेक्सिबिलिटी यानी जल्दी चेंज होने की एबिलिटी हो, फास्ट कस्टमर रिस्पॉन्स, मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़, कस्टमर केयर, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, यानी फोकस शिफ्ट हो गया ब्यूरोक्रेसी टू स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी पर जो है वो ये फोकस शिफ्ट हो गया। पहले ब्यूरोक्रेसी था, देन जो है वो ब्यूरोक्रेसी से कहाँ पर शिफ्ट हुआ? स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी पर। सो इस टाइम पर दुनिया बहुत फास्ट चेंज हो रही थी। इंटरनेशनल मर्जर्स बढ़ गए थे, ग्लोबल कंपटीशन बढ़ गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही थी। तो ये चेंज उतना ही बड़ा था जितना एग्रीकल्चर एज से इंडस्ट्रियल एज का ट्रांजिशन हुआ। इसलिए पुराने मैनेजमेंट्स मेथड्स अब जो है वो काम नहीं कर रहे थे। इस न्यू एरा में एक न्यू अप्रोच पॉपुलर हुई, कंटेंजेंसी थ्योरी। इसका सिंपल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक ही मैनेजमेंट स्टाइल हर जगह काम नहीं करता, बल्कि हर सिचुएशन के लिए डिफरेंट मैनेजमेंट स्टाइल होना चाहिए। यानी ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन सिचुएशन पर डिपेंड करता है। फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो ज़रूरी है इसमें। सो 1980s में ग्लोबल कंपटीशन बढ़ गया, कंपनीज़ को लीन और फ्लेक्सिबल बनना पड़ा, ओल्ड ब्यूरोक्रेटिक मेथड्स वीक हो गए और न्यू मॉडर्न अप्रोच आई, जिसे कंटिजेंसी थ्योरी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने ये सारी चीज़ें जो हाइलाइटेड हैं ये अच्छे से याद रखनी है। इसमें जो नॉर्थ अमेरिका की जो एग्जांपल दी हुई है, ज़ीरॉक्स के बारे में बताया हुआ है, यूरोप जापान में क्या सीन है, कितने जो है वो अमेरिका में ओवरहेड वर्कर्स काम करते थे और जापान में कितने करते थे, AT&T के बारे में क्या है, शेवरॉन और गुल्फ के बारे में, ये सारे क्विज़ बन रहे हैं आपके। ठीक है। क्विज़ के हवाले से इसने आपने रीड आउट करना अच्छे से। और इसके बाद आपने एक ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि 1980s में जो प्रोड्यूस्ड न्यू जो है वो कॉर्पोरेट कल्चर्स थे, वो उनकी क्या वैल्यू थी, कि जैसे कि लीन स्टाफ, फ्लेक्सिबिलिटी, रैपिड रिस्पॉन्स टू द कस्टमर्स, ये सारे अपने पॉइंट्स याद रखने होंगे। दूसरी बात आपने एक ये चीज़ याद रखनी है, ये नेट एफिशिएंट ऑफ इवॉल्विंग बिजनेस एनवायरनमेंट वाला। ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब हम बात करते हैं कंटिजेंसी थ्योरी की। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंटिजेंसी थ्योरी क्या होती है। देखिए, इसका मतलब है कि ऑल ऑर्गेनाइजेशन सेम नहीं होती। यानी अगर मैं आपको कह दूं आपके पास 3-4 स्कूल आपके सामने, क्या उन सब स्कूलों में सेम सिस्टम है, सेम उनकी टीचर्स हैं, सेम उनके जो है वो मटेरियल्स है, स्टडी सिस्टम सेम है, और जो उनका पैटर्न है, ठीक है, वो क्या सेम हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यही कंटिजेंसी थ्योरी कहती है कि ऑल ऑर्गेनाइजेशन सेम नहीं होती। पुरानी थ्योरीज क्या करती थी? साइंटिफिक मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स का यूज़ करती रही हैं। तो उनका बिलीफ यही होता था कि एक ही बेस्ट मैनेजमेंट स्टाइल होता है जो हर ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाई हो सकता है। ठीक है। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी यही है कि हर ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट होती है, उनके मैनेजमेंट के सिस्टम भी डिफरेंट होंगे। हर चीज़ जो है वो सिचुएशंस पर डिपेंड करती है। ठीक है। देखिए, अगर आपके पास एक रिटेल कंपनी है और एक जो है वो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, तो क्या दोनों का सिस्टम सेम हो सकता है? बिल्कुल नहीं।
अगर मैं ये कह लूँ कि एक न्यू इंटरनेट स्टार्टअप है और एक लार्ज फूड फैक्ट्री है, क्या दोनों का स्ट्रक्चर, रूल्स, कम्युनिकेशन स्टाइल्स वगैरह जो होते हैं सेम हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो इसीलिए न्यू आइडिया आया कि कंटिजेंसी थ्योरी। ठीक है। सो कंटिजेंसी का मतलब ही यही है कि इट डिपेंड्स, ये डिपेंड करती है, यानी हर चीज़ सिचुएशंस पर डिपेंड करती है। ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव जो है वो तब होती है जब स्ट्रक्चर प्लस इन्वायरमेंट जो है वो परफेक्ट हो। इसे जो है वो कहते हैं गुडनेस ऑफ फिट। ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल इन्वायरमेंट में काम कर रही हो और रूटीन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हो, एफिशिएंसी चाह रही हो, तो बेस्ट अप्रोच क्या होगी? बेस्ट अप्रोच ये होगी कि ब्यूरोक्रेटिक रूल्स को फॉलो किया जाए, फंक्शनल स्ट्रक्चर पर काम किया जाए, फॉर्मल जो है वो कम्युनिकेशन हो, यानी ट्रेडिशनल सिस्टम यहाँ काम करेगा। ठीक है। तो आज की जो फास्ट दुनिया है, इसमें क्या है कि हाईली अनसर्टेन, फास्ट चेंजिंग, टेक्नोलॉजी ड्राइवन हो रही है। तो इसलिए आज के ऑर्गेनाइजेशंस को फ्लेक्सिबल होना, फास्ट डिसीजन लेना और इन्वायरमेंट के मुताबिक चेंज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो इसमें एक जो बिग ट्रांजिशंस भी हुई थी। आज की जो मैनेजमेंट वर्ल्ड एक मेजर ट्रांजिशन से गुजर रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एग्रीकल्चर एज से इंडस्ट्रियल एज शिफ्ट हुआ था। ठीक है। रिजिड मैनेजमेंट से फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट में चेंजिंग हुई थी। तो कंटिजेंसी थ्योरी का कोर आइडिया ही यही है कि वन बेस्ट वे नहीं होता, जो है वो बेस्ट वे सिचुएशन पर डिपेंड करता है, यानी मॉडर्न मैनेजमेंट का गोल्डन रूल, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तो स्टूडेंट्स, आपने जो है इसमें कंटिजेंसी क्या होती है ये मैंने हाईलाइट किया है। कंटिजेंसी मीन्स दैट वन थिंग डिपेंड्स ऑन द अदर थिंग। ठीक है। ये वाली लाइन येलो हाईलाइट की हुई है, इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद ज़रूर रखनी है। बाकी जो इसमें बनता है, क्विज बनता है कि ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट ऑल अलाइक। ठीक है, सेम नहीं होती। क्लियर। और मामा मीडिया क्या है? कंटिजेंसी थ्योरी मीन्स इट डिपेंड्स, इसका मतलब ये आपका क्विज बन रहा है। शॉर्ट में भी इसको ऐड कर सकते हैं, जब आप इसकी कंटिजेंसी की जो बारे में पूछा जाए तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। सो बाकी जो है वो क्विज ही मैंने ड्रा किए हुए हैं, बाकी कुछ नहीं है इसमें, अंडरलाइन किए हुए हैं। देन हम आगे आ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे करंट चैलेंजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। आज के दौर के ऑर्गेनाइजेशन के चैलेंजेस क्या हैं? देखिए, रिसर्च से यही पता चलता है कि हंड्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पर स्टडीज़ की गई हैं ताकि कंपनीज जैसे आईबीएम है और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि आज के चैलेंजेस जो है वो 1970s और 1980s से बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि दुनिया बहुत फास्ट यानी जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है। तो टॉप एग्जीक्यूटिव्स पर जो है वो एक सर्वे किया गया, उससे जो है ये पूछा गया कि आज मैनेजर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे कॉमन आंसर जो है वो निकला, बहुत से आंसर्स दिए गए थे, बट जो कॉमन आंसर था वो यही था कि रैपिड चेंज को हैंडल करना, यानी जो जितनी ज़्यादा तेज़ी से जो दुनिया चेंज हो रही है उसको हैंडल करना जो है वो ये एक मैनेजर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यानी दुनिया इतनी फास्ट चेंज हो रही है कि ऑर्गेनाइजेशंस को हर वक्त अडेप्ट करना पड़ता है। ठीक है। तो आज के ऑर्गेनाइजेशंस को कई न्यू चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, ये जैसे कि ग्लोबल कंपटीशन हो गया, एम्ब्रेसिंग चेंजेस आ गई, ई कॉमर्स कंपटीशन हो गया, नॉलेज और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट हो गई, डाइवर्सिटी मैनेजमेंट होगी, एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो कि आगे हम इनको डिटेल से भी पढ़ेंगे। इन सब चीज़ों का जो है वो एक मैनेजर्स को सामना करना पड़ रहा है। तो आगे हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, आपको बताते जाएंगे कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपने जो इसमें से याद रखना है, करंट चैलेंजेस में से जो 100 ऑर्गेनाइजेशंस पर रिसर्च की गई थी, तो उसने यही प्रोवाइड किया था कि नॉलेज बेस्ड नॉलेज होना ज़रूरी है, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन वगैरह। ठीक है। ताकि जो है वो तेज़ी से चेंज होती हुई दुनिया को हैंडल किया जा सके, और जो इसके सम स्पेसिफिक चैलेंजेस फेसिंग जो करने पड़ रहे हैं मैनेजर्स को, वो कौन कौन से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एक मैनेजर को फेस करने पड़ रहे हैं। तो ये आपने याद रखने हैं सारे। ठीक है ना। देन हम आगे आ जाते हैं ग्लोबल कंपटीशन पर। तो अब स्टूडेंट्स, हम ग्लोबल कंपटीशन को डिटेल में समझते हैं। देखिए, वर्ल्ड इज़ बिकमिंग स्मॉलर, यानी आज के ज़माने में एक यही फेमस लाइन है कि वर्ल्ड इज़ गेटिंग स्मॉलर। देखिए, वर्ल्ड इज़ गेटिंग स्मॉलर, इसका मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन इतनी फास्ट हो गई है कि पहले दुनिया पर इन्फ्लुएंस डालने में साल लगते थे, आज जो है वो सेकंड्स लगते हैं। यानी इंटरनेट, मोबाइल्स और फास्ट ट्रांसपोर्ट ने जो है वो बिज़नेस को ग्लोबल बना दिया है। ठीक है। आज बिजनेस एक ग्लोबल फील्ड बन चुका है। इसकी रीजंस क्या है? ट्रेड बैरियर्स कम हो गए। ठीक है। कम्युनिकेशन फास्ट और चीप हो गई,
कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस वर्ल्ड वाइड और सिमिलर हो रही हैं। तो आज दुनिया भर के लोग सेम क्लॉथ्स ब्रांड यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर अमेरिका में यूज़ हो रहे हैं तो वो हम पाकिस्तान में भी वो ले सकते हैं, ठीक है। सेम स्मार्टफोन यूज़ हो रहे हैं, जैसे अमेरिका में या इंग्लैंड में, जापान में जो यूज़ हो रहे हैं वो हम पाकिस्तान में भी ये यूज़ कर सकते हैं। तो सेम प्रोडक्ट्स पसंद किए जा रहे हैं, तो इसलिए कंपनीज़ को ग्लोबल सोचना पड़ता है, यानी कि पूरी दुनिया के लिए सोचना पड़ता है कि हमारा जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं कि इसको जो है वो ग्लोबली होना चाहिए, ठीक है। तो एक बिजनेसमैन ने बहुत पावरफुल बात कही थी कि अब जर्मन या अमेरिकन कंपनीज नहीं होती, सिर्फ सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल कंपनीज होती हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, ये जर्मनी की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, ये पाकिस्तान की कंपनी है, यही होता था। और हर मुल्क जो हर कंपनी जो है वो अपने मुल्क अपने कल्चर के हिसाब से चीज़ें कर रही होती थी। लेकिन अब ग्लोबली करना पड़ता है, तो अब जो है वो सक्सेसफुल का और अनसक्सेसफुल का नाम हो गया है कि ये सक्सेसफुल कंपनी है या अनसक्सेसफुल कंपनी है, ठीक है। तो ये यानी सक्सेस का रिलेशन कंट्री से नहीं बल्कि परफॉर्मेंस से है, ठीक है। तो जो 21वीं सेंचुरी है, 21st जो है वो सेंचुरी है, 21वीं सदी में कंपनीज को हर कंट्री में कंफर्टेबली वर्क करना आना चाहिए। यानी जो अब की जो सेंचुरी हमारी चल रही है 21वीं, तो वो यही कह रहे हैं कि इस जो है वो आवाम को कंफर्टेबली वर्क करना आना चाहिए। यानी अब कंपनीज अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स डिफरेंट कंट्रीज़ में रख सकती हैं, ठीक है। लीडरशिप एक कंट्री में, प्रोडक्शन दूसरी कंट्री में, टेक्नोलॉजी तीसरी कंट्री में, यानी ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबली स्प्रेड हो गई हैं, ठीक है। तो कंपनीज अब अपने ऑपरेशंस वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में शिफ्ट कर रही हैं। तो कनाडा की जो टेलीकॉम कंपनी ने यूके में मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनाया, जर्मनी की कंपनी जो है साइमेंस ने जो है वो अपनी डिवीजन यूएस से शिफ्ट की, यूएस कंपनी जो है वो डोपंट ने जो है वो अपना इलेक्ट्रॉनिक हेडक्वार्टर्स जापान शिफ्ट किया। तो यानी कंपनीज दुनिया भर में मूव कर रही हैं तो जहां उन्हें बेनिफिट मिले, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशंस के बेनिफिट्स हैं लेकिन चैलेंजेस भी हैं। इन्वायरमेंट अब बहुत कॉम्प्लेक्स और कम्पिटिटिव हो गया है, तो कंपनीज को डिफरेंट कल्चर समझना पड़ता है, डिफरेंट टाइम जोन्स हैंडल करने पड़ते हैं, डिफरेंट मार्केट्स में कम्पीट करना पड़ता है। तो मतलब ये नहीं, कंपनीज को जो है वो टाइम, कल्चर, जियोग्राफी, इन सब का सामना करना पड़ता है, यानी क्रॉस करना पड़ता है इनको। आज हर कंपनी जो है वो दो जगह पर compete करती है, अपने कंट्री के अंदर और दूसरा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, यानी कंपटीशन जो है वो हर तरफ है, ठीक है। तो आज के मैनेजर्स को 2 या 3 लैंग्वेजेस आनी चाहिए, क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ग्लोबल थिंकिंग होनी चाहिए, क्योंकि आज का जो मैनेजर है वो सिर्फ लोकल नहीं ग्लोबल मैनेजर होता है, ठीक है। तो सिर्फ बिग कंपनीज नहीं बल्कि स्मॉल कंपनीज भी ग्लोबल हो रही हैं। सब कंपनीज ऐसे सिस्टम्स बना रही हैं जो ग्लोबल एडवांटेजेस लें, ग्लोबल प्रॉब्लम्स पर जो है वो काम करें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपने इसमें से जो याद करने वाली चीज़ें हैं, बिजनेस इज़ बिकमिंग अ यूनिफाइड ग्लोबल फील्ड एज ट्रेड बैरियर्स फॉल। ये थॉमस में जो है वो मेडल हॉफ के बारे में याद करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो एक ये लाइन है, देर आर नो जर्मन एंड अमेरिकन कंपनीज, देर आर ओनली सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल कंपनीज। ये याद रखना है 21st सेंचुरी के बारे में अब क्या हो रहा है। और एक ये जो है वो कनाडा और कि नॉर्थन टेलीकॉम सिलेक्टेड, ये जो शिफ्टेड हुई थी चीज़ें, ये आपने जो है वो क्विज़ के हवाले से याद रखनी है, ठीक है। बाकी इसमें जो है इतना वो नहीं है कि आप इसको लॉन्ग के हिसाब से याद रखें, शॉर्ट के हिसाब से याद रखें, बट ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो क्विज़ के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल टर्बुलेंस की। यानी टर्बुलेंस का मतलब होता है तेज़ी से चेंज होना और अनसर्टेनिटी होना, ठीक है। पहले ऑर्गेनाइजेशंस का इन्वायरमेंट कैसा होता था, यानी जब 20वीं सेंचुरी की बात की जाए तो उस वक्त जो है वो ज़्यादा टाइम तक जो है वो बिजनेस इन्वायरमेंट स्टेबल था, ठीक है। उस वक्त जो मैनेजर्स का मेन फोकस होता था वो इसी सिस्टम्स स्मूथ चलाना होता था, एफिशिएंसी मेंटेन करनी होती थी, सेम प्रोडक्ट्स बनाने होते थे, ठीक है। तो कंपटीशन और कस्टमर डिमांड ज़्यादा चेंज नहीं होती थी तब। लेकिन 1980s के बाद बिजनेस वर्ल्ड में जो है वो बहुत फास्ट चेंजेस आने लगी, और इन चेंजेस की सबसे बड़ी वजह थी कंप्यूटर्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने प्रॉब्लम्स भी क्रिएट की और सॉल्यूशंस भी दिए, ठीक है। आज का जो कस्टमर है जल्दी प्रोडक्ट्स चाहता है, फ्रीक्वेंटली न्यू प्रोडक्ट्स चाहता है, कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स चाहता है, ठीक है। यानी हर कस्टमर चाहता है प्रोडक्ट मेरी नीड के मुताबिक हो, इसलिए कंपनीज़ को फास्ट प्रोडक्शन, फास्ट डिलीवरी, कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो पहले इकोनॉमी किस पर डिपेंड करती थी, लैंड, बिल्डिंग्स, मशीन्स, कैपिटल्स, इन पर डिपेंड करती थी। लेकिन आज कंपनी जो है वो किस पर डिपेंड करती है, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज पर डिपेंड करती है। आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है वो क्या है,
सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स क्या है, नॉलेज वर्कर्स पर है। ठीक है, तो आज के एम्प्लॉय सिर्फ सैलरी नहीं चाहते, वो चाहते हैं इंटरेस्टिंग वर्क हो, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हो, जो है पार्टिसिपेशन इंडिजियंस हो, यानी एम्प्लॉयज़ की पावर इंक्रीज़ हो गई है अब। ठीक है, तो आजकल एक इम्पोर्टेंट सिस्टम यूज़ होता है ERP, यानी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ERP क्या होता है? देखिए, ये सिस्टम ऑर्गेनाइजेशंस के पूरे ऑपरेशंस को कनेक्ट करता है। कस्टमर्स ऑर्डर हो गए, प्रोडक्ट डिज़ाइन करना हो, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, डिस्ट्रीब्यूशन करनी हो, HR, पेमेंट्स, फ्यूचर डिमांड फोरकास्टिंग वगैरह होगी। ठीक है, इन सब से जो है वो कनेक्ट करता है, यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम में कनेक्ट हो जाती है। तो ERP की वजह से मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ जो है वो रियल टाइम डाटा देख सकते हैं, जल्दी डिसीजन ले सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ का फास्ट जो है वो रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो इससे ऑर्गेनाइजेशंस मोर फ्लेक्सिबल हो जाती हैं। तो आज के मैनेजर्स को क्या सोचना चाहिए, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, यानी चेंज को एक्सेप्ट करो, चेंज के लिए रेडी रहो, चेंज को क्रिएट भी करो। ठीक है, तो आज के मैनेजर्स की सिचुएशंस को एक सेंटेंस एक्सप्लेन यही करता है कि मैनेजर्स आज एयरप्लेन को उड़ा भी रहे हैं और बना भी रहे हैं, यानी काम भी चल रहा है, सिस्टम भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो गाइज आपने जो है इसमें से याद रखना है स्टूडेंट्स, 20 सेंचुरीज में जो होता था कि ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेटेड इन अ रिलेटिवली स्टेबल बिजनेस इन्वायरमेंट, सो मैनेजर्स, ये 20 सेंचुरी के बारे में मैंने बताया था कि तब क्या होता, स्मूथली एंड एफिशिएंटली जो काम होता था। तो फिर बाद में चेंजिंग होने लगी 1980s के बाद। एक चीज़ याद रखनी है कि मैस प्रोडक्शन जो है एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दैट कैन प्रोड्यूस वन ऑफ द काइंड वेरिएशंस एंड स्ट्रीमलाइन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स दैट डिलीवर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू द कस्टमर। ये लाइन ज़रूर याद रखनी है आपने। ठीक है, और शिफ्टिंग वाला ये नीचे ये जो क्विज़ के हवाले से, और ERP का फुल फॉर्म क्या है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है। और ERP सिस्टम क्या है, ERP डेफिनेशन जो मैंने हाईलाइट नीचे की हुई कि ERP सिस्टम्स इंटीग्रेट द होल ऑर्गेनाइजेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन याद रखनी है आपने। इसके बाद आपने एक चीज़ ये याद रखनी है कि जो एज अ स्टेटेड इन वन मैनेजमेंट आर्टिकल ने जो एक लाइन दी थी वो समझने के लिए कि मोस्ट मैनेजर्स टूडे हैव द फीलिंग्स दैट दे आर फ्लाइंग द एयरप्लेन एट द सेम टाइम दे आर बिल्डिंग, ये भी याद रखनी है, बाकी छोड़ दीजिएगा। ठीक है, देन हम आगे आ जाते हैं E-कॉमर्स पर। अब हम बात करते हैं E-कॉमर्स की, जो आज के बिजनेस वर्ल्ड का बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है। देखिए, कुछ साल पहले तक इंटरनेट को जो है वो लोग सिर्फ टाइम पास या टॉय समझते थे, लाइक टॉय। ठीक है, लेकिन आज जो है वो इंटरनेट एक ग्लोबल बिजनेस मार्केट बन चुका है। आज मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो ऑनलाइन बाइंग करते हैं, सेलिंग कर रहे हैं, कंपनीज ऑनलाइन डील्स कर रही हैं। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन सेकंड्स में जो है वो शेयर हो रही है। मोस्टली मैनेजर्स को ये पता है कि इंटरनेट हर इंडस्ट्री को चेंज करने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बहुत से मैनेजर्स को नहीं पता ऑर्गेनाइजेशंस को डिजिटल कैसे बनाया जाए। देखिए, IBM ने जो है वो क्या किया कि IBM ने अपनी नॉलेज यूज़ करके अपनी कंपनी को डिजिटल बनाया, दूसरी कंपनीज़ को बिजनेस में हेल्प करना स्टार्ट किया। तो इसलिए IBM जो है वो फिर से सक्सेसफुल हो गई। तो इवन डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी E-कॉमर्स अभी इनिशियल स्टेज में है। यूरोप, एशिया, लैटिन अमेरिका में भी जो है ये अभी स्टार्ट हो रहा है। तो यानी फ्यूचर में E-कॉमर्स बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। तो एक कंपनी ने E-कॉमर्स परफेक्टली अडॉप्ट की, जिसका नाम है डेल कंप्यूटर। डेल ने क्या किया कि कस्टमर से डायरेक्ट ऑनलाइन कॉन्टैक्ट किया, ऑनलाइन ऑर्डर्स लिए, सप्लायर से पार्ट्स लिए। ठीक है, कस्टमाइज्ड कंप्यूटर्स डायरेक्ट कस्टमर्स को डिलीवर किए, यानी पूरा सिस्टम डिजिटल बना दिया। जो आपने, अगर डेल वही कंपनी है जैसे आपके घरों में भी कंप्यूटर वगैरह होंगे। ठीक है, सो इंटरनेट का एक बड़ा इफेक्ट जो है वो मिडल मैन ख़त्म हो रहा है, यानी कंपनी जो है वो डायरेक्ट कस्टमर को सेल करती है अब। इसे कहते हैं डिस इंटरमीडिएशन। एक यहाँ पर लाइन है, डेल आर बी डेल्ड, मतलब ऑनलाइन बिजनेस अडॉप्ट करो वरना फेल हो जाओगे। सो आगे देखते हैं हम, कंपनीज जो है ऑनलाइन सेलिंग करती हैं, ऑपरेशंस डिजिटल करती हैं, कस्टमर से ऑनलाइन कनेक्ट होती हैं, तो वो ग्रो भी कर रही होती हैं। तो जो इग्नोर कर रही हैं वो रिस्क ले रही हैं फिर। तो इंटरनेट की वजह से टाइम बैरियर ख़त्म हो गया। ठीक है, डिस्टेंस बैरियर ख़त्म हो गया। कंपनीज अब जो है वो न्यू मार्केट से जो है वो रीच कर सकती हैं, ग्लोबल कस्टमर्स तक जो है वो पहुंच सकती हैं। जैसे कि एक कार कंपनी ने ऑनलाइन कार वेबसाइट से कनेक्ट किया। अब इसका रिजल्ट क्या मिला उन्हें कि हर मंथ 12 एक्स्ट्रा कार सेल होने लगी और कस्टमर्स जो है वो दूर दूर से आने लगे। सो याद रखिएगा कि इंटरनेट जो है वो कंपनीज को कनेक्ट करता है, जैसे कि सप्लायर से, फैक्ट्री से, डिस्ट्रीब्यूटर से, कस्टमर से, यानी बिजनेस कोलैबोरेशन जो है वो बहुत ईजी हो गया है।
एक एंटरप्रेन्योर ने कहा, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस अडॉप्ट नहीं करते तो कंपटीटर्स आपको खा जाएंगे। वाकई बात भी ऐसी है। तो स्टूडेंट्स, आपने जो इसमें से याद करने वाली चीज़ें हैं, आईबीएम जो डिस्कस किया हुआ ये आपने याद रखना है, ठीक है। और यानी पहले जो लोग जो है वो इंटरनेट को क्या समझते थे, एक टॉय की तरह समझते थे, टाइम पास की तरह समझते थे, क्विज बन सकता है, ठीक है। डिसइंटरमीडिएशन, एलिमिनेटिंग द मिडल मैन, ये इसके बारे में आपने ये याद रखना है, ठीक है। और अच्छा, प्रोफेसर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में याद रखना है, डेल और बी डेल्ट के बारे में याद रखना है, इसका मतलब क्या होता है। इंटरनेट की डेफिनेशन जो है वो बताई हुई है कि इंटरनेट किसे कहते हैं, ये आपने याद रखना है, यानी ये क्या काम करता है, ठीक है। और बाकी जो है वो चीज़ें क्विज के हवाले से हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे मैनेजिंग नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन की। सोचो, एक ज़माना था जब कंपनीज की सबसे वैल्यूएबल चीज़ होती थी लैंड, बिल्डिंग्स, मशीन्स, मनी। मैनेजर समझते थे कि जिस कंपनी के पास ज़्यादा मशीन्स होंगी वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। लेकिन फिर दुनिया चेंज हो गई। आज के ज़माने में क्या है कि नॉलेज का ज़माना है। अब कंपनी समझ गई है कि एम्प्लॉयज़ जो जानते हैं वही कंपनी की असली पावर है। इसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल कैपिटल। इसलिए कंपनीज अब नॉलेज को भी मैनेज करती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कैश मैनेज करती हैं, एचआर मैनेज करती हैं, रॉ मटेरियल्स मैनेज करती हैं, ठीक है। तो नॉलेज इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि कंपनीज ने न्यू जॉब्स क्रिएट कर दी, जैसे कि चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स की, चीफ नॉलेज ऑफिसर की, डायरेक्टर ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट की, चीफ लर्निंग ऑफिसर्स की। यानी अब जो है वो कंपनीज में एक बड़ा एक बंदा होता है जो सिर्फ नॉलेज मैनेज करता है, ठीक है। तो इंटरनेट और आईटी की वजह से इंफॉर्मेशन शेयर करना बहुत इजी हो गया है। पहले क्या होता था, आइडियाज़ सिर्फ टॉप मैनेजर से आती थी और नीचे एम्प्लॉयज़ तक जो है वो फिर जाते थे, यानी सिस्टम जो था टॉप से डाउन था। लेकिन अब जो है वो चेंज हो गया है। आज कंपनीज़ का जो है वो माइंडसेट चेंज हो गया है। अब कंपनीज़ कहती हैं आइडियाज़ जो है वो सिर्फ बॉस के पास नहीं होते, बल्कि आइडियाज़ हर एम्प्लॉय के पास हो सकते हैं। इसलिए मैनेजर्स का जो न्यू रोल जो है वो क्या है, कम्युनिकेशन ओपन करना है, यानी ताकि आइडियाज़ पूरी ऑर्गेनाइजेशंस पे फ्लो कर सकें, ठीक है। नॉलेज शेयरिंग का एक रिजल्ट ये हुआ कि ऑर्गेनाइजेशंस फ्लैट हो रही हैं, मतलब कम हायरार्की, कम बॉसेस, ज़्यादा एम्प्लॉय जो है वो एम्पावरमेंट हो गई। एम्प्लॉयज़ को जो है वो डिसीजन में इन्वॉल्व किया जाता है अब तो सबसे जो सरप्राइजिंग बात है वो यही है कि कुछ कंपनीज अपनी नॉलेज जैसे कि पार्टनर से, सप्लायर से और कभी जो है कंपटीटर से भी जो है वो शेयर करती हैं कभी कभी। तो क्योंकि उनका जो बिलीफ है आइडियाज़ शेयर करने से सब स्ट्रॉन्ग बनते हैं। इसे कहते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयरिंग, ठीक है। आज की जो सक्सेसफुल कंपनी वो नहीं जिसके पास ज़्यादा मशीन्स हैं, बल्कि वो है जिसके पास ज़्यादा नॉलेज हो, नॉलेज शेयर होती हो और एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व हों, तो फिर आपकी जो है वो सक्सेसफुल कंपनी होती है। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस के जो रूल है उसमें क्या है कि नॉलेज इज़ द न्यू पावर, यानी जो कंपनी नॉलेज मैनेज करेगी वही फ्यूचर में विन करेगी। तो स्टूडेंट्स, आपने इसमें से भी जो है वो याद रखनी है यही चीज़ें। बस इसमें जो एक इम्पोर्टेंट अगर शॉर्ट बनता है तो वो यही बनता है कि कंपनीज़ ने जो है वो मैनेज करने के लिए जो न्यू जॉब्स बना दी हैं वो कौन कौन सी, जैसे कि मैनेज कैश फ्लो, ह्यूमन रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल्स और न्यू पोजीशंस पर जो है वो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर हो गया, चीफ नॉलेज ऑफिसर हो गया, डायरेक्टर ऑफ नॉलेज हो गए। ये सारे आपने याद ज़रूर रखने हैं, ये आपका शॉर्ट बन सकता है। एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इंटरनेट, स्पोर्ट्स, नॉलेज मैनेजमेंट, ये वाली लाइन याद रखनी ज़बानी। ये दो शॉर्ट्स बन सकते हैं, बाकी आपके वो क्विज ही बनते हैं। देन हम आगे आ जाते हैं डाइवर्सिटी पर। अब हम बढ़ते हैं डाइवर्सिटी के बारे में। पहले कंपनीज में ज़्यादातर वर्कर्स सेम टाइप के होते थे, मोस्टली यंग मैन, सेम कल्चर, सेम बैकग्राउंड। लेकिन अब जो है वो दुनिया चेंज हो चुकी है, तो सारी बात है। तो आज के ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग बहुत डिफरेंट हैं। आज जो वर्क फोर्स में लोग ज़्यादा ओल्डर एज के हो रहे हैं, वुमेन जो है वो ज़्यादा काम कर रही हैं, इमिग्रेंट्स जो दूसरी कंट्रीज से आए लोग होते हैं वो काम कर रहे हैं, डिफरेंट कल्चर्स, रेसेस, रिलीजन्स के लोग जो है वो साथ साथ काम करते हैं। तो मतलब वर्क प्लेस एक मिनी वर्ल्ड बन चुका है। एग्जाम्पल ले लें हम, जैसे कि 2020 तक एस्टिमेट था कि एक वर्क फोर्स का जो है वो हाफ वुमेन होंगी और 30% से ज़्यादा वर्क फोर्स डिफरेंट एथनिक ग्रुप से होगी। सो मतलब ये है कि वर्क प्लेस अब डाइवर्स हो चुकी है। देखिए, जब डिफरेंट कल्चर्स के लोग एक जगह काम करते हैं तो प्रॉब्लम्स भी होती हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कंपनी कल्चर मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, यानी हर इंसान का काम करने का स्टाइल डिफरेंट होता है।
वर्क लाइफ बैलेंस इश्यूज होते हैं, जैसे कि डिफरेंट फैमिलीज होती हैं, ट्रेडिशंस डिफरेंट होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी जो है वो में भी जो है वो इश्यूज आते हैं। सो कल्चर कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया, यानी लोग एक दूसरे को जो है वो समझ नहीं पाते। कि एक कंपनी थी डायमलर क्राइसलर, जिसका प्लांट जो था वो अलाबामा में था। यहाँ जर्मन और अमेरिकन वर्कर्स साथ काम करते थे, लेकिन प्रॉब्लम क्यों हुई वहाँ पर? जर्मन्स को अमेरिकन्स लगते थे कि जर्मन को ये लगता था कि अमेरिकन्स जो है वो लेज़ी हैं, ज़्यादा टाकटिव हैं, जो है वो सुपरफिशियल हैं। लेकिन अमेरिकन्स को है जो जर्मन ये लगते थे कि बहुत स्ट्रिक्ट है जर्मन्स लोग, फॉर्मल हैं और ह्यूमरलेस हैं। तो एक वर्कर ने कहा जर्मन्स बहुत ब्लंट होते हैं, पोलाइट नहीं होते। तो ये जो एग्जांपल यही हमें शो करवाती है कि कल्चर डिफरेंसेस जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती हैं। तो रिसर्च यही कहती है कि वुमेन का लीडरशिप स्टाइल फ्यूचर के लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है, लेकिन फिर भी एक जो है वो प्रॉब्लम है ग्लास सीलिंग की, मतलब वुमेन को टॉप लीडरशिप पोजीशन तक पहुंचाने में रुकावट होती हैं। ठीक है, सो डाइवर्सिटी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि अगर कंपनी उसे एक्सेप्ट और मैनेज कर ले तो ये स्ट्रेंथ बन जाती है। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट आइडियाज़ को वेलकम करती हैं, हर कल्चर को रिस्पेक्ट करती हैं और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं। ठीक है, देखिए 1990s में यूएस लेबर फोर्स की ग्रोथ का जो है वो हाफ इमिग्रेशंस की वजह से हुआ। 2020 तक एस्टिमेट था, और वर्कफोर्स का हाफ वुमेन होंगी। एशियन अमेरिकन, अफ्रीकन अमेरिकन और जो है वो हिस्पैनिक्स मिलकर जो 30% से ज़्यादा वर्कफोर्स बनाएंगी, और पॉपुलेशन का जो 35% भी ये ग्रुप्स होंगे। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं इसमें। तो स्टूडेंट्स आपने जो है वो इसमें से ये याद करने वाली चीज़ें हैं डाइवर्सिटी में। एक तो ये क्विज़ के हवाले से एशियन अमेरिकन अफ्रीकन वाला याद रखना है आपने। 2020 में जो है वो यूएस ने वर्कफोर्स के बारे में क्या बताया था, ये चीज़। और कॉन्फ्लिक्ट जो है अबाउट जर्मन और अमेरिकन के, ये इंपॉर्टेंट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट है, ये आपने याद रखना है। ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, बाकी कुछ सारा कुछ छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। आजकल कंपनीज के लिए सिर्फ पैसा कमाना इनफ नहीं होता, उन्हें एथिकल और सोशली रिस्पॉन्सिबल भी होना पड़ता है। आज बहुत सी कंपनीज हैं कोड ऑफ एथिक्स बना रही हैं और पॉलिसीज़ क्रिएट कर रही हैं जो एम्प्लॉयज़ को एथिकल बिहेवियर फॉलो करने में हेल्प करेंगी। क्यों? क्योंकि जब कंपनी सिर्फ प्रॉफिट के जो है वो पीछे भागती हैं और एथिक्स इग्नोर करती हैं, तो वो मुश्किल में फंस जाती हैं। कुछ कंपनीज पर सीरियस इलीगल और अनएथिकल काम की चार्जेस लगे, जैसे कि आर्चर डैनियल मिडलैंड पर, बेकर एंड टेलर बुक्स पर। ठीक है, और प्रूडेंशियल इंश्योरेंस पर, कोलंबिया या एचसीए पर भी जो है वो ये प्रॉब्लम सिर्फ अमेरिका तक लिमिटेड नहीं है। इंटरनेशनल एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे दी गई है कि स्विस कंपनी पर भी जो है वो हुए थे, होफमैन पर। जर्मन कंपनी जो BASF AG है इस पर भी। और इन कंपनीज ने विटामिन प्राइसेस फिक्स किए, मार्केट में चीटिंग की थी। तो रिजल्ट फिर क्या निकला इनका? BASF ने जो है वो $225 मिलियन फाइन पे किया था। हुफमैन ने जो है वो 500 मिलियन डॉलर फाइन पे किया था, और जो उस टाइम का लार्जेस्ट क्रिमिनल फाइन था। ठीक है, इनसे जो है वो हम यही सबक हासिल कर सकते हैं कि अनएथिकल बिहेवियर का रिजल्ट हैवी पनिशमेंट हो सकता है। ठीक है, सो बी केयरफुल। तो अब कुछ पॉजिटिव एग्जांपल्स भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पर मैरियट ने जो है वो कॉरपोरेशन किया था कि पाथवेज टू इंडिपेंडेंस प्रोग्राम वेलफेयर रिसेप्शंस को जो है वो ट्रेनिंग देती हैं, ट्रेनिंग के बाद उन्हें जॉब देती हैं, कम्युनिटी को सपोर्ट करती हैं। माइक्रोबोर प्रोसेसिंग भी है यहाँ पर, जैसे कि उनका क्या काम है कि हाई रिस्क लोगों को हायर करती हैं। ठीक है, और वेलफेयर रिसेप्शंस, एक्स क्रिमिनल्स, फॉर्मर ड्रग्स एडिक्ट्स। ठीक है, तो कंपनी का यही बिलीव है कि हर इंसान सेकंड चांस डिजर्व करता है। सो गैप यहाँ पे हमारे पास है कि एम्प्लॉयज़ को पेड टाइम ऑफ देती हैं वॉलंटियर वर्क के लिए, और कम्युनिटी सर्विस इनकरेज करते हैं। ठीक है, तो आपने इसमें से यही याद रखनी है चीज़ें कि एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। ठीक है, और जो जिन कंपनीज़ ने फ़ाइन पे किया उनके नाम क्या हैं और उन्होंने कितना कितना फ़ाइन पे किया है, ये मैरियोट और माइक्रोबॉल दोनों का जो डिफरेंस है, इनके दोनों के जो काम है, ये इंपॉर्टेंट आपने ये याद रखने हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो रहा है। आई होप सो चीज़ें क्लियर हुई होंगी, इंपॉर्टेंट चीज़ें भी पता चली होंगी। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।